जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है और अधिनियम 1932 के प्रावधान क्या क्या है, यह पूरा हम आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो यह जरूरी हो जाता है कि सभी साझेदारों के बीच में एक समझौता हो। इसी समझौते के हम साझेदारी संलेख, साझेदारी ठहराव या साझेदारी अनुबंध कहते हैं। तो इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिरकार साझेदारी अनुबंध या संलेख ये होता क्या है। साझेदारी संलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यापार को चलाने संबंधी सभी आवश्यक बातें लिखी जाती हैं, जैसे कि फर्म कहाँ खुलेगी, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का पता क्या होगा, इसमें कौन कौन साझेदार बनेगा, साझेदार पूंजी कितनी लाएंगे, अगर साझेदार पूंजी लाएंगे तो उनको लाभ कितना मिलेगा, हानि कितनी मिलेगी। इन सब चीजों के बारे में ही जिस दस्तावेज में लिखा जाता है उसी दस्तावेज को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी आप सरल भाषा में समझिए, साझेदारी संलेख कुछ भी नहीं है, साझेदारी व्यापार को चलाने संबंधी नियम जहां पर लिखे जाते हैं उन नियमों को ही हम साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध कहते हैं। इस साझेदारी संलेख में साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के दायित्व, उनके कर्तव्य और ये सब चीजों के बारे में पूरा विवरण से लिखा जाता है। याद रखिएगा, साझेदारी का जन्म साझेदारी अनुबंध से ही होता है। यह अनुबंध यानी संलेख आपका लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि संलेख लिखित बना है तो उसमें स्टांप जरूर लगाना चाहिए, यदि मौखिक है तो उसमें स्टांप लगाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख आपका लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा, साझेदारी संलेख बनाना बहुत अनिवार्य नहीं होता है, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि सभी साझेदार मिलकर के संलेख बना लेते हैं तो अच्छी बात है, व्यापार उसी नियम के अनुसार पर चलेगा जो नियम साझेदारी संलेख में लिखी गई होंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो फिर उस दशा में साझेदारी अधिनियम 1932 लग जाता है। फिर उसी 1932 के अधिनियम के जो प्रावधान है उन्हीं के आधार पर व्यापार का संचालन किया जाता है। अब सबसे पहले समझिए साझेदारी संलेख में कौन कौन सी प्रमुख बातें लिखी जाती हैं। देखिए, वैसे तो साझेदारी संलेख में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही समझेंगे। जैसे पहला है साझेदारी फर्म का नाम, यानी फर्म का नाम क्या होगा यह साझेदारी संलेख में लिखा जाना चाहिए। फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता ना हो, ताकि किसी अन्य फर्म के साथ मिलेगा तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। फर्म के नाम के बाद आता है फर्म का पता। साझेदारी संलेख में फर्म का पता भी लिखा जाना चाहिए कि फर्म कहां पर खुलेगा, किस एरिया पर खुलेगा, किस जगह पर खुलेगा। फर्म का पूरा पता साझेदारी संलेख में विस्तार से दिया जाना चाहिए। व्यापार का क्षेत्र, देखिए फर्म खुल गया, फर्म का नाम, पता, सब कुछ लिख गया। इसमें सबसे जरूरी चीज हो जाती है व्यापार, यानी साझेदारी फर्म कौन सा व्यापार करेगी, उसको कौन सा व्यापार करना है, फुटकर बेचना है या फिर उत्पादन करना है या फिर थोक विक्रेता बनना है, ये सब के बारे में बराबर लिखा जाना चाहिए साझेदारी संलेख में। फिर अगला आता है साझेदारों के नाम व पते। देखिए, जितने भी साझेदार साझेदारी व्यापार में काम कर रहे हैं उनके नाम व पता को भी साझेदारी संलेख में लिखना अनिवार्य होता है, ताकि किसी भी फर्म के साझेदारों की जानकारी लेना हो तो वो साझेदारी संलेख से आसानी से मिल सके। इसलिए साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम व पते जरूर लिखे जाने चाहिए। फिर अगला ही एक नियम आता है नए साझेदार का प्रवेश। मान लीजिए कि व्यापार चल रहा है, लेकिन कभी अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करना चाहता है तो किस नए नियम के तहत करेगा, उसके लिए कितनी पूंजी लानी होगी और उसके लिए किसकी अनुमति चाहिए होगी, ये सबके बारे में साझेदारी संलेख में लिखा जाना चाहिए। फिर अगला आ जाता है साझेदारों की पूंजी। देखिए, जब कोई भी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक साझेदार कुछ पूंजी लेकर आता है। तो ये पूंजी कितनी लाएगा, किस हिसाब से लाएगा, कितना उस पर ब्याज मिलेगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्रतिशत से मिलेगा, ये सब के बारे में साझेदारी संलेख में लिखा जाना चाहिए। फिर आता है लाभ का विभाजन। लाभ के लिए ही सारा व्यापार चलाया गया है, इसलिए साझेदारी संलेख में यह लिखना अनिवार्य होता है कि फर्म का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, समान अनुपात में बांटा जाएगा या पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा या अन्य किसी अनुपात में बांटा जाएगा। इसे साझेदारी संलेख में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाभ के कारण ही व्यापार में कई सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। फिर आता है साझेदार की निवृत्ति। मान लीजिए कि किसी पुराने साझेदार को फर्म को त्याग कर जाना है या उसे अवकाश लेना है, तो किस प्रकार से अवकाश लेगा, यानी कि उसको अवकाश लेने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, उसकी पूंजी कितनी लौटाई जाएगी, किस हिसाब से उसका फर्म से निवृत्ति किया जाएगा, ये सब के बारे में साझेदारी संलेख में लिखा। देखिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे वेतन और कमीशन कितना दिया जाना चाहिए, साझेदारों के अधिकार क्या क्या है, उनके कर्तव्य क्या क्या है, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं, लेकिन हम 3 से 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि
आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के लिखने को आएगा तो ये आराम से हो जाएगा यहाँ। तो आप फिर से एक बार दोहराइए, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। पहला है फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदार का नाम, साझेदार का पता, साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी, लाभ का विभाजन, नए साझेदार का प्रवेश, पुराने साझेदार की निवृत्ति, साझेदार की दिवालिया होने की दशा में नियम, ये सब कुछ के बारे में आपको साझेदारी संलेख में लिखना अनिवार्य होता है। यानी आप साधारण भाषा में समझ जाइए कि जो साझेदारी व्यापार चल रहा होता है वो इसी संलेख के आधार पर ही चल रहा होता है। तो साझेदारी संलेख आपको समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, ये व्यापार को चलाने के लिए नियमों की एक सूची है। अब दूसरा आ जाता है साझेदारी अधिनियम 1932। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी साझेदारी फर्म साझेदारी संलेख को बनाए ही, वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो बना सकते हैं या नहीं भी। साधारण भाषा में समझिए कि यदि आपने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो आपको सारी बातें वही माननी पड़ेगी और उसी अनुसार व्यापार चलाना पड़ेगा जो साझेदारी अधिनियम 1932 में लिख दिया गया है। और इससे अच्छी बात है कि अगर आपने साझेदारी संलेख पहले से बना लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1932 लागू नहीं होगा। लेकिन साझेदारी संलेख अगर आपने नहीं बनाया तो 1932 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए साझेदारी अधिनियम 1932 में कौन कौन सी प्रमुख बातें लिखी गई हैं। पहला, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। सभी साझेदार व्यापार में समान रूप से अधिकार रखते हैं भाग लेने के लिए। दूसरा आता है लाभ हानि का अनुपात। देखिए, अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों के बीच में समान रूप से लाभ बटेगा, न तो पूंजी के अनुपात में लाभ बटेगा न तो कोई अन्य अनुपात में बटेगा, सिर्फ समान रूप से ही लाभ बट सकेगा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। यदि आपने संलेख नहीं बनाया है और साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है तो उसके बाद चाहे आपने कितनी भी ज्यादा पूंजी क्यों न लगाई हो और बाकी साझेदारों ने कम लगाई हो, लेकिन सब में जो लाभ आएगा वो समान रूप से ही बटेगा। आता है वेतन व कमीशन। अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को किसी भी प्रकार का वेतन व कमीशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए कि वेतन और लाभ में अंतर होता है। वेतन वो राशि होती है जो आपको हर महीने मिलेगी ही मिलेगी, और वेतन वो तय राशि होती है जो आपको हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लाभ ऐसा नहीं होता है, लाभ कभी भी तय नहीं होता, ये कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, और लाभ कभी जीरो भी हो सकता है। लेकिन वेतन ऐसा नहीं होता, वेतन एक फिक्स होता है कि महीने में इतने रुपए मिलेगा तो मिलेगा ही। तो याद रखिएगा, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ लाभ दिया जाएगा। अब लाभ और वेतन में आप अंतर समझ गए। अगला आता है पूंजी पर ब्याज। देखिए, अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी साझेदार जो व्यवसाय में पूंजी लगाएंगे उस पर उनको कोई भी ब्याज फर्म की तरफ से पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर कभी फर्म को ही ऋण की जरूरत पड़ जाती है और उनमें से कोई एक ऐसा साझेदार होता है जो फर्म को ऋण दे देता है, तो इस दशा में फर्म को 6% वार्षिक की दर से साझेदार को ऋण पर ब्याज देना ही होगा। यानी साझेदार को जो कि फर्म को ऋण दिया है उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया ही जाना चाहिए। यह तय नियम है 1932 के अनुसार। अगला आता है आहरण पर ब्याज। देखिए, अगर किसी साझेदार को जरूरत पड़ जाती है कभी भविष्य में और वो फर्म से कुछ अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाल लेता है तो इसे हम आहरण कहते हैं। तो आहरण पर, यानी जो साझेदार ने फर्म से कर्ज लिया है अपने निजी प्रयोग के लिए, उस पर फर्म किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं लेगी 1932 के अनुसार। पर यहीं पर अगर साझेदारी संलेख बना होता और अगर उसमें लिखा गया होता कि साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार जो कि आहरण करेगा उससे 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से लिया जाता। जबकि 1932 के अनुसार ये नील है, बिल्कुल भी ब्याज नहीं लिया जाएगा आहरण पर। तो आप एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या क्या लिखा गया है। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं दिया जाएगा साझेदार को। आहरण पर ब्याज, फर्म आहरण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लेगी साझेदारों से। वेतन व कमीशन, किसी भी प्रकार का वेतन व कमीशन किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा 1932 के अनुसार। लाभ हानि का विभाजन, साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन हमेशा समान अनुपात में होगा 1932 की धारा के अनुसार। ये प्रमुख बातें हैं आपके साझेदारी अधिनियम 1932 की। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।